सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध की, जिसमें नए दावे हैं, नए वीडियो हैं, नई धमकियां हैं, नई चुनौतियां हैं, नए ट्विस्ट हैं। जिस रफ्तार से ईरान अमेरिका को और इजराइल को जवाब दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। इसका लेटेस्ट सबूत ये वीडियो है। ईरान ने ये वीडियो जारी किया है। उसका दावा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया है। ईरान की नेवी ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया है। ईरान के ऐसे तेवर और ऐसी शक्ति से ये लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है, लेकिन ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी दुनिया में है, अपनी धुन में है। ट्रंप ने एक तरफा दावा किया है कि वो ईरान के साथ युद्ध में जीत गए हैं, ईरान पूरी तरह से हार गया है। हालांकि ईरान ये मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार जवाब दे रहा है, हमले कर रहा है, ट्रंप के झूठ के गुब्बारे को फोड़ रहा है। सत्ता में आज हम ट्रंप के दावों का ईरान के तेवर और जवाब के जरिए फैक्ट चेक करने वाले हैं। इजराइल, ईरान और पश्चिम एशिया के देशों से आई हमले की तस्वीरें ये बता रही हैं कि ट्रंप के दावे में दम नहीं है। ये बता रही है कि इजराइल के सुर भी अमेरिका से अलग हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ईरान ने इजराइल में मिसाइल के जरिए हमले किए हैं। तेल अवीव से हाइफा तक क्लस्टर बम बरसाए हैं। वहीं इजराइल ने भी तेहरान में जबरदस्त हमले किए हैं। तो सवाल यह है कि ट्रंप कैसे जीत का दावा कर रहे हैं, उनके दावों की सच्चाई क्या है, उनकी ईरान में किससे बात हो रही है, ईरान कैसे ट्रंप के समझौते वाले दावे को पूरी दुनिया के सामने गलत साबित कर रहा है। आप अमेरिका और ईरान की डायलॉग बाजी से इसे समझिए। ट्रंप का दावा है कि ईरान में जबरदस्त सफलता मिली है, जबकि ईरान का कहना है कि ट्रंप के बयान झूठे और बेबुनियाद हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान पूरी तरह हार चुका है, वहीं ईरान का इससे इनकार है और ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत या डील नहीं होगी। इसके विपरीत ट्रंप का कहना है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। ईरान ने तो यहां तक दावा किया है कि ट्रंप फेक न्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने नए संकेत भी दिए हैं। उनका कहना है कि ईरान की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा है। ईरान का कहना है कि यह बाजार और तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए फेक न्यूज है। अमेरिका के और भी कई दावे हैं। ईरान के पास नौसेना नहीं बची है, जबकि ईरान का जवाब है कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास वायुसेना नहीं बची है। ईरान का संदेश है कि ट्रंप अपनी हार को समझौता न समझे। ट्रंप ने तो यह भी कहा है कि ईरान के पास एंटी एयरक्राफ्ट नहीं बचा है। इस पर भी ईरान का जवाब स्पष्ट है। अमेरिका अपनी हार को समझौते का चोला पहनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्तों का अगर जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान में बड़े नेता नहीं बचे हैं। इस पर ईरान का जवाब है कि अमेरिका खुद को वैश्विक महाशक्ति होने का दावा करता है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ट्रंप का कहना है कि वो सही लोगों से बात कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका के दावों का दौर खत्म हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, जबकि ईरान का जवाब है कि अमेरिका की कूटनीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब यह कि ईरान ट्रंप के हर शब्द का जवाब दे रहा है, हर हमले का जवाब दे रहा है, पूरी शक्ति के साथ अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप के दावों पर भरोसा कितना सही है, कहना मुश्किल है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रंप शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि वो बमों से बातचीत करते हैं। तेहरान के ऊपर विमान मंडरा रहे हैं। अब तक के बयानों और कहानियों से तो यही लग रहा है कि ट्रंप के दावे झूठे हैं। ट्रंप के दावों में दम नहीं है। ईरान के साथ शांति और समझौते की राह बहुत मुश्किल है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप दुनिया को दिखाने के लिए झूठी जीत की दीवार बना रहे हैं? क्या ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पूरी दुनिया को यह दिखे कि ईरान हार चुका है, बर्बाद हो चुका है, सरेंडर कर चुका है? वैसे भी अपने दावों और फैसलों से यू टर्न लेना ट्रंप की आदत रही है। इस बार क्या होगा, यह भी देखना होगा। अपनी जीत को साबित करने के लिए ट्रंप लगातार शर्तें रख रहे हैं। ईरान के पास भी अपनी शर्तें हैं। आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका और ईरान में शर्त युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका की शर्त है कि मिसाइल प्रोग्राम बंद करो। ईरान की शर्त है कि एक बार फिर से ईरान पर हमला न हो। अमेरिका शुरू से ही ये कह रहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन रोके, जबकि ईरान का कहना है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस बंद होने चाहिए। अमेरिका की नजर ईरान के परमाणु रिएक्टर्स पर है, इसे निष्क्रिय करने के लिए दबाव बना रहा है, जबकि ईरान युद्ध से तबाही का हर्जाना मांग रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास 1000 से ज्यादा मिसाइलें ना हो, जबकि ईरान की मांग है कि प्रॉक्सी संगठनों पर हमले ना हो।
इस तरह की बातचीत अमेरिका और ईरान में कई राउंड की हो चुकी है, कई बार की वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका के पास विकल्प काफी कम है। इस बीच चर्चा है कि अमेरिका कुछ घंटों में ईरान के आसपास ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है। पश्चिम एशिया में 7,000 मरीन्स तैनात करने की तैयारी है। 82 एयरबोर्न डिवीजन के 3,000 पैराट्रूपर्स की तैनाती की गई है। 75 रेंजर्स, डेल्टा फोर्स, हेलीकॉप्टर यूनिट भी भेज रहा है। बड़ी संख्या में नेवी सील को भी भेजा जा रहा है। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान से वार्ता का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या ट्रंप नए हमले के लिए वार्ता की आड़ में वक्त ले रहे हैं? बड़ी बात यह भी है कि वार्ता फेल हुई तो अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। आपको बताते हैं कि ईरान को लेकर ट्रंप किस सीक्रेट प्लान की तैयारी कर रहे हैं। पहला टारगेट है खर्ग द्वीप पर कब्जा करना। यहां से 90% ऑयल निर्यात होता है। कब्जे से ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कब्जा करना। मकसद है ऑयल टैंकर के लिए रूट खुले, दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो। अगला है ईरान की न्यूक्लियर साइट पर कब्जा, ताकि आगे भी परमाणु हथियार न बना पाए ईरान। इसके अलावा ईरान पर दबाव बनाना, जिससे ईरान समझौते के लिए मजबूर हो जाए। तमाम कोशिशों के बीच ईरान के तेवर कम नहीं हुए हैं, जबकि ट्रंप बार बार जीत के दावे कर रहे हैं। आज आपको ट्रंप के कुछ दावों के बारे में बताते हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब से युद्ध चल रहा है, ट्रंप ईरान को बर्बाद करने के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप खत्म होने के बावजूद ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है, जो ट्रंप के लिए बड़ी चिंता है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बीच ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद ने TV9 के सत्ता सम्मेलन में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जंग रोकने के लिए शर्तें माननी होंगी। Actually, Iran wants to stop this war immediately, but by some conditions. We want to stop it. We know that there are a lot of innocent people are suffering due to this war. And the economic is affected by this war. The world economic is affected by this war. We have to stop it. But what I say is that instead to call the other countries to come together and fight against Iran, no, please call other countries to come and solve these problems. They have to know who started against us. We tried for 25 years to avoid a direct confrontation with Iran, trying everything that we have, diplomacy, sanctions, whatever, trying to disrupt their plan. And we used this time, these 25 years, to build our economy. Our economy back in the year 2000 was about $10,000. Now it's $65,000 per capita, okay? So we used our time. We tried to postpone this war, but we didn't have any choice at this moment because the Iranians were going to go immune and they continue with their plan. जो देश खुद युद्ध लड़ रहा है, जिस देश का नाम पूरी दुनिया में युद्ध की आग भड़काने के लिए बदनाम है, जहां महंगाई और कंगाली है, जो देश कूटनीतिक रूप से हमेशा सवालों में रहा है, अगर वो किसी जंग में मध्यस्थता की बात करे तो आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो दावा कर रहा है कि वो अमेरिका और ईरान के युद्ध को रुकवाने के लिए शांति वार्ता करवाने के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान युद्ध में ये नई आहट है। एक तरफ पाकिस्तान की चौधराहट है, जो खुद को बॉस समझ रहा है, जो खुद को बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ समझ रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की घबराहट है, जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर फैसले लेने में माहिर रहे हैं। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका ईरान युद्ध में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध में मध्यस्थ बनने की कोशिश पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पोस्ट के जरिए ये संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता का दावा सार्थक हुआ है। निर्णायक वार्ता को सुगम बनाने के लिए हम तैयार हैं। शहबाज ने कहा है कि पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ के पोस्ट को ट्रंप ने रीपोस्ट किया है। इसकी इनसाइड स्टोरी यह है कि 22 मार्च को आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की थी। इसके एक दिन के बाद 23 मार्च को शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की। इसके बाद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये दावा किया कि निर्णायक वार्ता के लिए
पाकिस्तान मेजबानी करने के लिए तैयार है। खुद को मध्यस्थ बताने वाले पाकिस्तान की बेइज्जती की कहानी भी आपको जरूर सुननी चाहिए। हॉर्मुज संकट से पाकिस्तान परेशान है। तेल और गैस की वहां भारी किल्लत है। इस बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तानी कंटेनर शिप सिलन से निकलने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी शिप सिलेन के पास हॉर्मुज से निकलने की अनुमति नहीं थी। IRGC ने पाकिस्तानी शिप को रोका। घंटों तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पाकिस्तानी शिप को समंदर में ही रोक दिया गया। सवाल है कि इसके मायने क्या हैं? पाकिस्तान का दावा है कि वो जंग रुकवा सकता है। ईरान अमेरिका के बीच समझौता करवाने का दावा कर रहा है। आसिम मुनीर ने कहा कि उनके ईरान से अच्छे संबंध हैं। शिप रोके जाने के बाद ये साफ हुआ कि पाकिस्तानी दावे खोखले हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर अमेरिका के करीबी हैं, इसीलिए ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। वैसे ईरान युद्ध ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अब जंग सिर्फ महंगी मिसाइलों और फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य की लड़ाई में वो भारी पड़ेगा जो ड्रोन वॉरफेयर में सुपर परफॉर्म करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी साबित हो चुका है कि सस्ते ड्रोन के आगे करोड़ों की मिसाइलें, फाइटर जेट और बम फीके पड़ रहे हैं। लाखों के ड्रोन झुंड में आकर कब काम तमाम कर दें पता भी नहीं चलता। अमेरिका को अपने साइलेंट किलर B-2 बॉम्बर्स, F-35 जैसे फाइटर जेट, करोड़ों डॉलर की घातक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम पर गुमान था, लेकिन ईरान से भिड़ने के बाद उसे ये पता चल गया कि किफायती ड्रोन के आगे उसके महंगे महंगे हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अमेरिका के पास MQ-9 जैसे महंगे सर्विलांस ड्रोन तो हैं, लेकिन सस्ते आत्मघाती ड्रोन के मामले में वो पिछड़ गया है। लेकिन जब ईरान से मुकाबले की बारी आई तब उसे होश आया कि शाहिद से टकराने के लिए उसे भी कामिकाजी ड्रोन की जरूरत है, वरना सुपर पावर वाली साख मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। लिहाजा उसने अपना किलर ड्रोन बनाने के बजाय शाहिद की ही कॉपी कर ली है। जाहिर है इतने कम समय में नए सिरे से नया कामिकाजी ड्रोन फोर्स बनाना उसके लिए संभव नहीं था। शाहिद के कॉपी ड्रोन को अमेरिका ने नाम दिया है ल्यूकस। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईरान से एक वीडियो आया है जो ये बता रहा है कि अमेरिका ने शाहिद की नकल तो कर ली, लेकिन ताकत के मामले में शायद बराबरी करने से वो चूक गया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी ड्रोन ल्यूकस को मार गिराया है। खतरनाक बॉम्बर्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स के होते हुए अमेरिका को सस्ते ड्रोन क्यों बनाने पड़े और आज के दौर पे ड्रोन पावर कितनी ज़रूरी है, इसे समझने के लिए आज हमने ड्रोन वाली एक खास कुंजी तैयार की है। वैसे तो जब भी युद्ध की बात होती है तो सबसे पहले खतरनाक और महंगे हथियारों का ही जिक्र होता है, लेकिन लंबी जंग में ऐसे हथियार किसी भी देश की आर्थिक हालत बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सस्ते ड्रोन वॉर जोन के नए सुपरस्टार कैसे बन गए हैं, इसे एक साधारण गणित से समझिए। रूस के खतरनाक कैलिबर क्रूज मिसाइल की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। वहीं अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की कीमत करीब 15 करोड़ है, यानी एक मिसाइल पर करोड़ों का खर्च। दूसरी तरफ ईरान के शाहिद 136 ड्रोन हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए है। इसे ईरान ने खुद विकसित किया है। इसे लॉयटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन कहते हैं, यानी यह खुद को टारगेट से टकरा देता है। ईरान ने अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर, इजराइल पर ऐसे ही हजारों ड्रोन से हमला किया है, जिन्हें रोकना अमेरिका और इजराइल के लिए न केवल मुश्किल है बल्कि बहुत महंगा भी है। ईरानी ड्रोन की कीमत करीब 16 लाख है, लेकिन इसे हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम की एक मिसाइल करीब 33 करोड़ रुपए की है। अगर इजराइल इसे एरो डिफेंस सिस्टम से गिराता है तो उसकी एक मिसाइल की कीमत भी 21 करोड़ है। आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली तामिर मिसाइल की कीमत भी 20 से 80 लाख रुपए है। अगर ईरान के 10 ड्रोन गिराए जाते हैं उसे सिर्फ 1.5 करोड़ का नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका का खर्च 300 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच जाता है। यानी अगर ये ड्रोन टारगेट तक पहुंचा तो दुश्मन को चोट देगा ही, अगर हवा में मार गिराया तो भी आर्थिक चोट पहुंचाएगा। ईरान की सैन्य नीति असिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है, यानी कम लागत में दुश्मन का बड़ा नुकसान करना। शाहिद 136 इसी सोच का नतीजा है। डेल्टा डिजाइन वाले शाहिद 136 ड्रोन की लंबाई करीब 11.5 फीट है। इसकी पंखों का फैलाव करीब 8.2 फीट है। वजन करीब 200 किलोग्राम है और ये 50 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। ये ईरानी ड्रोन कम रफ्तार के साथ उड़ता है। गति सिर्फ 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अटैक रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन सिर्फ 500 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ान भरते हैं।
कम ऊंचाई पर उड़ने और धीरे चलने की वजह से इन ड्रोन्स को पहचानने में रडार कई बार धोखा खा जाते हैं। इन्हें कोई पक्षी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि इसकी आवाज घास काटने वाली मशीन या मोपेड जैसी होती है, जिससे इसे दूर से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें मेडो MD 550 पिस्टन इंजन लगा होता है, जो जर्मनी के लिम्बैक L550E का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है। ये करीब 50 हॉर्स पावर का इंजन है जो पीछे लगे प्रोपेलर को घुमाता है। वजन कम रखने के लिए इसका ढांचा कार्बन फाइबर और कंपोजिट सामग्री से बनाया हो गया है। इस ड्रोन के भीतर इस्तेमाल होने वाले कई माइक्रोचिप्स और सीक्रेट बोर्ड वही हैं जो साधारण घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान में मिलते हैं। इससे ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि इन पार्ट्स को दुनिया भर में आसानी से खरीदा जा सकता है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रोन अटैक नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन्स को कहीं से भी बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। खासकर किसी ट्रक से इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। ट्रक का ढांचा खुलता है और अंदर एक लॉन्ग रेंज लॉन्च रैक दिखाई देता है, जिसमें कुछ ड्रोन्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसके बाद टारगेट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं। ये भी फीड कर दिया जाता है कि टारगेट तक पहुंचने का रूट क्या होगा। इन शायद ड्रोन्स के टेक ऑफ के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती। लॉन्च के लिए एक छोटे रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बूस्टर की मदद से तेज गति से ड्रोन लॉन्च हो जाता है। थोड़ी देर बाद रॉकेट बूस्टर जलकर अलग हो जाता है और ड्रोन का पिस्टन इंजन काम शुरू कर देता है। प्रोपेलर घूमने लगता है, ड्रोन टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही ये टारगेट के पास पहुंचता है, नीचे की तरफ गोता लगाता है, सीधा टारगेट से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। इसे लॉन्च करने के बाद नियंत्रित नहीं किया जाता, ये पहले से फिट किए गए टारगेट पर जाकर खुद को टकरा देता है। अब इसमें कॉमेट एम जैसे एंटी जैमिंग एंटीना लगाए गए हैं, जिससे इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से गिराना मुश्किल हो गया है। ईरान इसका इस्तेमाल अमेरिकी एयर डिफेंस को उलझाने के लिए कर रहा है। ईरान इन्हें एक साथ 5 या 10 ड्रोन्स को लॉन्च करता है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते हैं। ड्रोन गिराने के लिए एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जिसके बाद ईरान की तरफ से अपनी असली घातक बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलें दागी जाती हैं, जिन्हें रोकने के लिए तब तक कोई सुरक्षा नहीं बचती, जिससे अमेरिका के बेस और इजराइल में काफ़ी तबाही हो रही है। ईरान ही नहीं, रूस भी ड्रोन अटैक से यूक्रेन को बेहाल कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट करते हुए करीब 1000 ड्रोन दागे गए हैं। आपको बता दें कि रूस ने ईरान से ये ड्रोन खरीदे थे। वर्ष 2022 में $1.75 बिलियन में 6000 ड्रोन खरीदे गए थे। हालांकि अब रूस ऐसे ड्रोन्स का निर्माण खुद भी कर रहा है। रूस ने इन ड्रोन्स को गेरॉन 2 नाम दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो अब तक करीब 60,000 ड्रोन हमलों की खबर है, जिससे साफ होता है कि ड्रोन शक्ति अब युद्ध के नतीजे तय करने में बहुत अहम साबित हो रही है। युद्ध के बीच भारत में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने आज पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर संसद भवन में सभी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को स्थिति की जानकारी देना और एक साझा रणनीति पर चर्चा करना था। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर और मुकुल वासनिक शामिल हुए, जबकि जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा बैठक में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और जावेद अली और आप की तरफ से संजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस बैठक में मौजूद थे। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर भारत की चिंताओं पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री ने विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बात हुई है, जिसमें पीएम ने कहा है कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। केंद्र सरकार ने बैठक में स्पष्ट कहा कि पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष की पार्टियां कभी भी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आ सकती हैं, पूछ सकती हैं और मिल सकती हैं। बैठक की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से हुई। उसके बाद विदेश सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में मुख्य तौर पर यह बताया गया कि हम भारत के हित का ख्याल सबसे पहले रख रहे हैं।
बैठक में मौजूदा हालात और भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हुई। खास तौर पर ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक असर और कूटनीतिक रणनीति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विचार विमर्श हुआ। सरकार ने यह भी कहा कि एलपीजी और पेट्रोलियम की अग्रिम बुकिंग की जा चुकी है। कई देशों से बातचीत का दायरा बढ़ा है। सरकार ने सभी पक्षों को आश्वासन दिया है कि पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध है, कच्चा तेल आ रहा है, स्थिति नियंत्रण में है और अगले 4 से 5 दिन में 4 जहाज तट पर पहुंचेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि इस युद्ध की स्थिति में भारत की कूटनीतिक विजय हुई है। पाकिस्तान का पलड़ा भारी होने वाली कोई बात नहीं है। वो 1981 से ही बिचौलिए वाला काम करता रहा है। सत्ता की अब एक महत्वपूर्ण देसी राजनीतिक खबर जो पश्चिम बंगाल से है। AIMIM ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए अपना नया साथी ढूंढ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AJUP का गठबंधन फाइनल हो गया है। आज दोनों दलों के बड़े नेता हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर दिया। यानी अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के अलावा इस नए गठबंधन से भी होगा। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी AIMIM पश्चिम बंगाल में भाई हुमायूं कबीर के साथ मिलकर लड़ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह गठबंधन सफल हो। जबकि हुमायूं कबीर ने कहा कि यह गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। मेरे भाई ओवैसी ने शुरुआत की है और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी पार्टी AIMIM के साथ ही रहेगी। वैसे TMC और कांग्रेस को यह गठबंधन पसंद नहीं आ रहा है। दोनों दल इस नए गठबंधन को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बीजेपी ने भी हुमायूं कबीर के साथ जाने के लिए ओवैसी की आलोचना की है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के नहीं चुनाव में उतरेगी। मेरा कौन कौन है, कौन कौन उम्मीदवार है, कितना सीट में है, उनका कौन कौन सीट में है, वो फैसला मैं रात में ले लिया। ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे, एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। लड़ाई के मैदान में नहीं एक साथ लेकर लड़ेंगे। चुनाव आ रहा है इन दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। अब कोई बढ़ा के बोला TMC में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूँ, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी CM होगा। नहीं, हमारा CM बनाएंगे इंशाल्लाह। लड़ाई CM की होगी। मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देगी, वही मान के मैं चलूंगी अगले दिन में। और ये गठबंधन टूटेगा नहीं कभी। ओवैसी साहब के 2 चेहरे हैं। एक चेहरे जो संविधान के, कानून के चेहरे लेकर के सदन के अंदर बोलते हैं, बाहर में उनका एजेंडा गजवाए हिंद। ये लोग उसी उद्देश्य से जी रहे हैं कि भारत में हम शरिया कानून कब लागू करेंगे। दरअसल हुमायूं कबीर पहले TMC में ही थे। बाद में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण उन्हें TMC से बाहर कर दिया गया। TMC से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने दिसंबर 2025 में अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई थी। पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं, जिसके कारण वो काफी चर्चा में आए। अब वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में उतर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है और इस वोट पर TMC, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के अलावा ओवैसी की पार्टी की भी नजर है। हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाया है।
भवानीपुर से ही ममता बनर्जी फिलहाल विधायक हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। यानी इस हाई प्रोफाइल सीट पर कई समीकरण सध रहे हैं। भवानीपुर की तरह ही हुमायूं कबीर ने नंदीग्राम में आम जनता उन्नयन पार्टी की तरफ से शहीदुल हक को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों हाई प्रोफाइल सीटों पर तीनों पार्टियां मैदान में डट गई हैं। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर और नौदा सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर ने अपनी भरतपुर सीट छोड़ दी है, जहां से फिलहाल वो विधायक हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में रोमांचक टर्न और ट्विस्ट वाले राजनीतिक एपिसोड शुरू हो चुके हैं। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।